टू एनसीईआरटी बुक डायरेक्टिंग चैप्टर में आज जिस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल जनरली तीन तरह की होती है, जिसमें हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर एंड लेज़र फेयर लीडर्स। लीडरशिप स्टाइल क्या है? लीडरशिप स्टाइल वो स्टाइल है जिसमें हम किसी भी लीडर्स के काम करने के तरीके को देखते हैं। स्टाइल मतलब किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से काम किया जाता है, या किस तरीके से आप अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर्स को प्ले करते हैं। कोई एक लीडर अपनी पावर को किस तरीके से प्ले करता है, उसको लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द यूज़ ऑफ अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग। आपके पास जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, जो आपके पास पावर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से जो आपको पावर्स, जो अथॉरिटीज़ दी गई हैं, डिसीजन मेकिंग में आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, इससे पता चलता है कि आपकी लीडरशिप की स्टाइल क्या है। सबसे पहली लीडरशिप की जो स्टाइल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें है आपका ऑटोक्रेटिक लीडर्स। ऑटोक्रेटिक लीडर्स, ये आप कह सकते हैं, ये एक सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर्स, जैसा शब्द बता रहा है, ऑटोक्रेटिक, खुद सब डिसीजन लेने हैं, जो खुद ही सारे डिसीजंस लेते हैं, उनको ऑटोक्रेटिक लीडर्स कहते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर्स एक सेंट्रलाइज्ड बिजनेस कंपनी के एनवायरनमेंट को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज करते हैं, यानी कि सारी की सारी पावर, सारी की सारी अथॉरिटीज़ एक सेंटर पॉइंट पे रहती हैं, और सब के सब लोग, उसके चारों तरफ के जो सराउंडिंग लोग हैं, सराउंडिंग डिपार्टमेंट्स हैं, सराउंडिंग वर्किंग कल्चर है, वो चारों तरफ उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर्स। गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट्स टू फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू ओबे दोज ऑर्डर्स। वो ऑर्डर्स देता है अपनी पावर के, अपनी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो अपने ऑर्डर्स देता है, और एक्सपेक्ट करता है कि उसके नीचे के सबऑर्डिनेट्स उन ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे इंस्ट्रक्शंस उसने दिए हैं। काम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा उस लीडर जैसा ऑटोक्रेटिक लीडर चाहता है, या जैसा ऑटोक्रेटिक लीडर बोल रहा है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जनरली वन वे कम्युनिकेशन रहता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ वो अपने ऑर्डर प्लेस करने पर ही ध्यान केंद्रित करता है। वो बहुत ज़्यादा इस बात से वरीड नहीं होता है कि उसको सबऑर्डिनेट से क्या फीडबैक मिल रहा है, या उसको नीचे से क्या फॉलोअप्स उसके आ रहे हैं। तो वो जनरली सिर्फ अपने ऑर्डर्स पे कंसंट्रेट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके ऊपर के लोगों ने उसको बोला है कि आज इस तरीके से ये प्लान आपको एक्सिक्यूट कराना है। सेंट्रलाइज बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा जाता है जहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडर्स काम करते हैं, या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल चलती है। अलाउज लिटिल और नो इनपुट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। जैसा अभी हमने बोला, जनरली बहुत ही कम या ना के बराबर सबऑर्डिनेट्स का फीडबैक या उनका इनपुट्स लिया जाता है। मेक ऑलमोस्ट ऑल डिसीजन। जो लीडर, ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, जनरली सारे डिसीजन वही लेता है। ऐसा नहीं है कि उसने अपना एक मेजर डिसीजन दे दिया और उसके बाद उस सबऑर्डिनेट के ऊपर छोड़ देता है कि वो अपने हिसाब से काम करें। ऐसा नहीं है। उसने जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, दैट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड विदाउट मेकिंग एनी इंटरफेरेंस इन हिज डिसीजंस। उसने जो लाइंस बोली हैं, जो गाइडलाइंस उसने जारी की हैं, वो उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। तकरीबन सारे डिसीजन वो खुद ही लेता है। डिसाइड वर्क मेथड एंड प्रोसेस। काम किस तरीके से होगा और क्या काम होना है, वो ऑटोक्रेटिक लीडर खुद डिसाइड करता है। ये डिसीजन उसके हाथ में होता है कि ये काम होना है तो कैसे होना है, इसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप इस काम को करेंगे। क्रिएशन ऑफ हाईली स्ट्रक्चर एंड रिजिड एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड रिजिड इन्वायरमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क जो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, वो बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। हाईली स्ट्रक्चर्स का मतलब नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक मीन्स एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड की तरफ, वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपकी राय जब तक ना मांगी जाए तब तक आप अपनी राय नहीं देंगे। इस तरह के एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा रिजिडिटी होती है। इस तरह के माहौल में रिजिडिटी होती है और रिजिड एनवायरनमेंट में काम किया जाता है।
यहाँ पे चेंजेस की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। ये इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर मान लीजिए बाहर कुछ मेजर चेंजेस आए, उसके अकॉर्डिंग आपको अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं अपने काम करने के तरीके को, तो ऑटोक्रेटिक लीडर्स जो होते हैं वो इस तरह के चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो इन्वायरमेंट है, अंदर का जो वर्किंग कल्चर है, वो बहुत ही रिजिड तरीके से काम करता है। जो इंस्ट्रक्शंस मिल गए वो करने हैं, मतलब करने हैं, एनी वे एनी हाउ यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। वहाँ आपको अपना अपना दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ आपको अपनी 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 कोई इनिशिएटिव लेके कोई चीज़ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करनी है। जितना बोला गया है उतना करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। लेस क्रिएटिविटी नेचुरल है। जहाँ पे इस तरह का ऑटोक्रेटिक टाइप का एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पे रिजिडिटी होगी, वहाँ क्रिएटिविटी नहीं होती। वहाँ पे आदमी इनिशिएटिव नहीं लेता कुछ अलग करने की, इनोवेशंस नहीं होते ऐसी जगह पे। तो ऐसी जगहों पे क्रिएटिविटी, इस तरह के इन्वायरमेंट में क्रिएटिविटी रिजल्ट्स नहीं आते, क्रिएटिव रिजल्ट्स नहीं आते, कुछ नई चीज़ें सामने नहीं आ पाती, क्योंकि नई चीज़ आने के लिए स्कोप चाहिए, जगह चाहिए। वो ना स्कोप मिल पाता है, ना वो जगह मिल पाती है, ना वैसा माहौल होता है कि आप कोई क्रिएटिव एक्शन लेकर या कोई क्रिएटिविटी अपनी वहाँ पर दिखा सकें, क्योंकि आप अपने आपके ऊपर जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उससे आप पूरी तरीके से बाउंड हैं। क्विक डिसीजन आर इनिशिएटेड। यहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो बहुत जल्दी लिए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक आदमी होता है जिसे डिसीजन लेना होता है और बाकी सारे सबऑर्डिनेट्स को उसको फॉलो करना होता है। तो इसीलिए यहाँ जो डिसीजंस हैं वो बहुत जल्दी इनिशिएट होते हैं और वो जल्दी से नीचे कम्युनिकेट किए जाते हैं। तो ये जो डिसीजंस होते हैं ये जनरली सभी पर अप्लीकेबल होते हैं, सब बाउंड होते हैं उन डिसीजंस को फॉलो करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो स्टाइल है या ऑटोक्रेटिक जो लीडर्स हैं वो जनरली एक सेंट्रलाइज टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक लीडर्स। ऑटोक्रेटिक लीडर्स के जस्ट उल्टा जो है वो होते हैं डेमोक्रेटिक लीडर्स। ये वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो स्टाइल है जिसमें सबऑर्डिनेट्स को मौका मिलता है कि वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। वहाँ यानी कि इस इन्वायरमेंट में फीडबैक लिया जाता है, पूछा जाता है, पता किया जाता है कि भाई ये काम ऐसे ऐसे हो रहा था तो आपको क्या लगता है, क्या इससे कोई बेटर तरीका है, कोई और तरीका है जो आप सोचते हैं कि जिससे काम और बेटर किया जा सकता है, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इफेक्टिवली ज़्यादा की जा सकती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी राय उनकी ओपिनियन इस माहौल में डेमोक्रेटिक लीडर के सामने जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी जो राय है, उनके जो डिसीजंस हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू लीडर, बट जब एक लीडर डिसीजन डेमोक्रेटिक लीडर जब डिसीजन लेता है तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स की भी राय लेता है, उस डिसीजन को लेते समय उनको भी कंसिडर करता है। सबऑर्डिनेट्स शेयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस इन डिसीजन मेकिंग। किसी भी डिसीजन मेकिंग में जैसा अभी हमने बोला सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो अपने आइडियाज़ और अपनी ओपिनियंस को शेयर करते हैं, बताते हैं, फीडबैक देते हैं एज पर देयर एक्सपीरियंस, एज पर देयर एक्सपर्टाइज। इससे डेमोक्रेटिक लीडर को एक सही डिसीजन लेने में और यूनिनमस डिसीजन लेने में जो सभी को मान्य हो ऐसा डिसीजन लेने में आसानी होती है। ऑल्दो लीडर टेक द फाइनल डिसीजन, जैसा मैंने पहले बोला अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो लेना लीडर को ही है, लेकिन वो लीडर डिसीजन लेते समय नीचे वालों से भी राय मशवरा करता है, उनकी ओपिनियन भी जानने की कोशिश करता है। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कम्स टू लीडर। वो वेफरगेट नहीं होती, वो लीडर की ही है, राइट। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में सभी को मौका मिलता है डिसीजन मेकिंग के समय अपने ओपिनियन देने का। सबऑर्डिनेट्स फील मोर इंगेज्ड। सबऑर्डिनेट्स को अच्छा लगता है, उनको लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम की अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, उनसे भी पूछा जा रहा है, उनको भी पूछा जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में वो भी एक रोल प्ले करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में, गोल अचीवमेंट्स में, टारगेट अचीवमेंट्स में उनका भी एक रोल है। उनको एक बहुत ही हाईली मोटिवेटेड इन्वायरमेंट मिलता है इससे, जब आदमी को ये लगता है हाँ मैं काम कर रहा हूँ और मेरी काम की अपनी एक बकत है, मेरे अपने काम की एक पूछ है, मेरा काम भी इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि मेरे काम के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है, मुझ पर कोई डिसीजन देते समय, मुझ पर कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड करते समय या इंस्ट्रक्शंस देते समय मेरी राय भी ली जा रही है। क्रिएटिविटी इज़ इनकरेज्ड। ऐसे माहौल में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग माहौल में
पनपती है, लोगों को मौका मिलता है क्रिएटिव चीज़ करने का, नया चीज़ करने का, इनोवेटिव स्टाइल्स को लाने का, कुछ नयापन लाने का काम में, ताकि रिजल्ट्स और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सकें। क्रिएशन ऑफ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, इसका सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज ये है कि रिजिड माहौल नहीं होता है, इन्वायरमेंट जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। एज पर चेंजेस इन सिचुएशन, एज पर अगर कोई बीच में प्रॉब्लम आ जाती है या सिचुएशन में कोई चेंजेस आती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आती है, तो इस तरह के माहौल में अपने डिसीजंस को, अपने प्लानिंग को, अपनी इम्प्लीमेंटेशंस को, अपनी प्रोसेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, बाहर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई चेंजेस आपको अप्लाई करने हैं तो इस तरह के फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में आप वो चेंजेस बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो डेमोक्रेटिक है, यानी कि सबको साथ में मिलाकर लेकर चलने वाला इन्वायरमेंट आपने ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो अगर वहाँ कोई माइनर चेंजेस या कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो वो बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वहाँ का फ्लेक्सिबल इन नेचर है। थर्ड जो आपकी लेजर स्फीयर लीडरशिप है, इसमें क्या है, बड़ा ही फ्री टाइप का इन्वायरमेंट रहता है। इसमें क्या होता है कि काम नीचे लोगों को दे दिया जाता है, एक टारगेट दे दिया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है, और नीचे ग्रुप से कहा जाता है कि अब आपको ये काम का ये रिजल्ट है, अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, यू टेक योर ओन डिसीजन। बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट दे दिया जाता है। सबऑर्डिनेट्स आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान टू अचीव देम। राइट, कहने का मतलब ये है कि अगर लेजर स्फीयर लीडरशिप इन्वायरमेंट है या लेजर स्फीयर लीडरशिप स्टाइल है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई टारगेट है आज शाम तक 10,000 पीसेस चाहिए, किसी भी 10,000 यूनिट्स चाहिए किसी भी XYZ प्रोडक्ट के, वो कैसे बनने हैं, किस तरीके से बनने हैं, उसकी क्या प्लानिंग रहेगी, उसकी क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, किस तरीके से काम होगा, पर आवर क्या आप लोगों का रिजल्ट्स रहेगा, बिफोर लंच आप कितना काम करेंगे, आफ्टर लंच आप कितना काम करेंगे, टारगेट्स को किस तरीके से अचीव करना है, उसमें किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें सबऑर्डिनेट्स आपस में खुद ही डिसाइड करते हैं। कोई ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शंस या कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस या कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं डाले गए हैं, आपको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया है। आपके दिमाग में कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का जो ओवरऑल गोल है, वो पहले से उस ग्रुप को पता है कि हमें 10,000 पीसेस बनाने हैं, 10,000 यूनिट्स बना के देने हैं। किस तरीके से बनाने हैं, क्या बनाने हैं, कौन सी प्लानिंग से करने हैं, क्या प्रोसेस अपनानी है, वो सारे डिसीजन उन लोगों के अपने खुद के होते हैं, क्योंकि लेजर स्फीयर एनवायरनमेंट है, बिल्कुल फ्री इन्वायरमेंट दे दिया गया है, इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट दे दिया गया है, जिसमें सीनियर्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता। तो इस तरह में क्या होता है, डिसीजन आर लेफ्ट टू सबऑर्डिनेट्स, जो उस टारगेट को अचीव करने से जो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी है उसको हासिल करने के लिए सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन लेने की छूट होती है, कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। कंफर्टेबल विद द मिस्टेक्स, ऐसे इन्वायरमेंट में क्या होता है कि अगर छोटी मोटी गलतियां या हल्की फुल्की गलतियां होती भी हैं तो मैनेजमेंट उसमें कंफर्टेबल होता है, कोई टेंशन नहीं लेने का, गलतियां हो रखी हैं वो खुद ही उसको सुधार लेंगे, खुद ही उसको इम्प्रूव कर लेंगे, इतना स्कोप उस काम में रहता है। तभी इस तरह का इन्वायरमेंट, लेजर स्फीयर इन्वायरमेंट, फ्री और इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट बनता है, क्योंकि वहाँ छोटी मोटी गलतियों का स्कोप या जगह होती है। काम बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जो कंसर्निंग प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा डेलिकेट प्रोजेक्ट नहीं है। छोटी मोटी गलतियाँ उसमें एडजस्ट हो सकती हैं, खपाई जा सकती हैं, तो कंफर्टेबल विथ मिस्टेक्स। हैंड्स ऑफ अप्रोच, हैंड्स ऑफ अप्रोच में क्या होता है कि जो सीनियर होता है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, वो दूसरों को दे देता है, भाई आप करो काम, आप लो डिसीजन, उसका अपना कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, दूसरों को डिसीजन लेने के लिए वो छूट दे देता है, खुद उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, ऊपर से सुपरवाइज करता रहता है, ऊपर से देखता रहता है, राइट, ठीक है, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी टू लीडर, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसने इन्वायरमेंट बिल्कुल लेजर स्फीयर कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपका बॉस है, जो आपका लीडर है, वो उससे अपनी अकाउंटेबिलिटी को मतलब अपनी अकाउंटेबिलिटी यानी कि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी कम्स टू द लीडर।
काम अच्छा हो रहा है या काम गलत हो गया या काम का रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है या काम के रिजल्ट्स अच्छे हैं, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कम्स टू द लीडर। कल लीडर ये नहीं कह सकता कि मैंने लेजिस फेयर एनवायरनमेंट दिया था, इन लोगों ने ये गलतियाँ की। मैनेजमेंट को उन गलतियों से किसने क्या गलती की उससे उससे वो सबऑर्डिनेट्स उतने ज़्यादा कंसर्न नहीं है जितना लीडर कंसर्न है। लीडर इज़ अकाउंटेबल फॉर एनी मिस्टेक्स। कोई भी गलती या कोई भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली लीडर की ही बनती है। अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? लीडर की ही बनती है। ये बात और है कि उसने काम करने की पूरी छूट अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रखी थी। ये उसकी एक लीडरशिप स्टाइल है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जानता है, जिस प्रोजेक्ट का वो लीडर है वो प्रोजेक्ट बहुत सेंसिटिव या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसको पता है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है। मोटी मोटी गाइडलाइन दे के आपने छोड़ दिया, एक मोटा सा टारगेट दे दिया और उनसे कहा करो यार, जिस तरीके से तुम्हें समझ में आता है करके दो। लेकिन द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम टू अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी बिकम्स विद द लीडर इटसेल्फ। ओके, लीडर्स प्रोवाइड ऑल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है, जो भी रिक्वायर्ड सपोर्ट है, वो जिम्मेदारी बनती है कि वो लीडर प्रोवाइड करे। जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की, जिन जिन इनपुट्स की ज़रूरत है, वो सबके सब सबऑर्डिनेट्स उनको अरेंज करके देता है। और उसके साथ साथ उस काम में जिस तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग या स्किल्ड ट्रेनिंग या मोटिवेशनल ट्रेनिंग, जिस तरह की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो ट्रेनिंग भी अपने सबऑर्डिनेट्स को लीडर ही प्रोवाइड करता है। यानी कि उसके सारे इनपुट रिसोर्सेज अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने रखकर, सारे के सारे रखकर एक फ्री एनवायरनमेंट दे देता है कि ये रहा आपका सामान, ये रही आपकी ट्रेनिंग, ये रही स्किल्स, ये रही नॉलेज, ये सब लीजिए और काम अपने तरीके से कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए। डिसीजन आपके, काम करने का तरीका आपका। ये हो गया लेज़र फेयर लीडरशिप स्टाइल। एक जो स्मार्ट मैनेजर होता है, जो एक स्मार्ट लीडर होता है, जनरली आजकल के एनवायरनमेंट में वो एज पर सिचुएशन, एज पर काम, एज पर टारगेट, एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो अलग अलग तरह की लीडरशिप स्टाइल को अपनाता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडर ही चाहिए होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ही चाहिए होती है, सेंट्रलाइज स्टाइल ही चाहिए होती है, आपको स्ट्रिक्टली काम लेना पड़ता है, वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो जाती है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आपकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी काम कर जाती है, वहाँ डेमोक्रेटिक रखना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ा सा लिबरल करना पड़ता है, सबऑर्डिनेट्स का सपोर्ट लेना पड़ता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसा अभी हमने बोला, बहुत ज़्यादा डेलिकेट या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो वहाँ आप एक लेज़र फेयर एनवायरनमेंट भी दे के काम अपना पूरा करा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक अच्छे लीडर का जो मकसद है वो है कंपनी के गोल और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना। उसके लिए एज पर द सिचुएशन एंड एज पर द एनवायरनमेंट, एज पर द जॉब प्रोफाइल, एज पर द वर्किंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़, वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सी लीडरशिप स्टाइल को अपनाकर इस काम को अच्छे से इफेक्टिव और एफिशिएंटली पूरा करना है। ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। वो किसी एक सर्टेन लीडरशिप स्टाइल को फॉलो नहीं करता, काम के काम अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट वो लीडरशिप स्टाइल को अलग अलग तरीके से अप्लाई करता है, और कई केसेस में उनका एक मिक्स करके भी उसको अप्लाई करता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कंपनी का गोल अचीव करना, राइट। तो ये हो गई हमारी लीडरशिप स्टाइल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप राइटिंग टू अस। हैव अ नाइस टाइम। बाय।